Okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. In our last lesson, we did some applications of electromagnetism. We discussed some instruments that actually use electromagnetism as their operating feature. Okay. So, uske andar we had the very first one, that was the loudspeaker. So, we started off with the loudspeaker and we saw how loudspeakers use electromagnetism to move the coil back and forth. They use alternating current to produce an alternating magnetic field. Then we worked on the idea of electric bell, that how did electric bell operate. Say, when current passes through the coil of wire, it makes the blue bar as an electromagnet. It pulls the iron armature, making sure that the hammer hits the gong, and you have a sound produced. And so on and so forth. It moves back because the circuit got broken out. और ये procedure repeat होता रहता. Then we moved on towards relay. We discussed why relays are actually used, and in circuits how they are actually operated. हमने ये देखा था कि circuit के अंदर relay का इस्तेमाल कैसे हो रहा होता है, और फिर ये देखा था कि भाई एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर ये relay जो है ये जनरली पूछ लिया जाता है कि relay कैसे यूज हो रहा है. हमने वो चीज़ भी देखी कि relay का पर्पस क्या है, किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हैं, एक स्मॉल करंट से लार्ज करंट को कैसे स्विच ऑन ऑफ किया जाता है. फिर हमारे पास रीड स्विच आया था. रीड स्विचेस के अंदर हमारे जहन में जो बात आई थी वो यही थी कि भाई ठीक है, हाउ आर वी सपोज टू लाइक use the reed switch instead of using a relay. तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू ही वर्क कर रहा होता है. दोनों जो आपके पास कह रहे हो कि स्ट्रिप्स थी A और B, ये दोनों जुड़ जाती हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है. इसको मैंने यहाँ बना के भी दिखाया था कि किस तरह से आपके पास स्विच क्लोज करते ही आपका जो स्ट्रिप्स होती है, मेटल स्ट्रिप्स, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो अगला सर्किट कंप्लीट कर देती हैं और आपके पास जो सर्किट है वो काम करना शुरू हो जाए. आज की जो डिस्कशन है वो सर्किट ब्रेकर के ऊपर है कि हाउ एम आई सपोज टू यूज अ सर्किट ब्रेकर फॉर द पर्पस ऑफ हाउ एम आई गोइंग टू यूज अ सर्किट ब्रेकर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे कैसे यूज हो रही है. तो जैसे पिछली मरतबा मैंने आपको बोला था, I'm going to give you a 2-minute time, read through the circuit breaker, and then I will explain you how the circuit breaker actually works. चलें, अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सर्किट ब्रेकर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं. देखिए, सर्किट ब्रेकर जो है वो फ्यूज की एक रिप्लेसमेंट है. मैंने आपको प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्यूज के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि फ्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एक सिंपल पीस ऑफ वायर से बना हुआ होता है, लाइव वायर पे अटैच किया जाता है उसे, और उसका पर्पस ये होता है कि जब एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आपके सर्किट में फ्लो करने की कोशिश करता है, आपके अप्लायंस में आने की कोशिश करता है, तो उस फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है, और उसके मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है. और अगर आप दोबारा सर्किट को चलाना चाहते हैं तो आपको फ्यूज रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वायर तो पिघल गया था, मेल्ट हो चुका होता है, वो टूट चुका होता है, तो आपको एक दूसरा फ्यूज लगाना पड़ता है. सर्किट ब्रेकर उस फ्यूज की रिप्लेसमेंट है कि बार बार आप फ्यूज ना रिप्लेस करें, उसकी जगह आप सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं. और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है ये देखिए. अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहां से डायग्राम में करंट एंटर हो रहा है, ठीक है. अच्छा, करंट एंटर होने के बाद आपके पास ये एक आयरन कोर है, तो ये आयरन कोर का मतलब एक सॉफ्ट आयरन का पीस है. सॉफ्ट आयरन का पीस असल में मैग्नेटिज्म बहुत अच्छी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक अच्छा मैग्नेट बनने की सलाहियत रखता है.
तो हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस कॉइल को यानी इस वायर को बाइंड कर दिया और करंट निकल के कांटेक्ट में आया। ये कॉपर की बार है, कॉपर इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर, और करंट का रूट आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, ये यहाँ से बाहर आया, नीचे गया, कॉपर बार में से होता हुआ ऑल द वे सर्किट में से बाहर। अच्छा, ये जो करंट आउट हो रहा है ना यहाँ से, ये आपके अप्लायंस में जा रहा है। आपने जो भी अप्लायंस या टू योर हाउस सर्किटरी, अगर मैं इसको लिख दूं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, टू हाउस सर्किटरी, क्योंकि आपने देखा होगा जो सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं वो आपके घर के जो मेन स्विच बोर्ड्स होते हैं वहां लगे हुए होते हैं सर्किट ब्रेकर्स। एंड इफ यू can observe a real circuit breaker, let me show you how a circuit breaker looks like. ये होते हैं सर्किट ब्रेकर्स। आपने प्रोबेबली ये कहीं ना कहीं अपने घरों में लगे हुए देखे होंगे। You would have seen this before. ठीक है, तो ये सर्किट बोर्ड्स के अंदर आपके जो है ये सर्किट ब्रेकर्स प्लेस हुए होते हैं। हम इसके अंदर की जो सर्किटरी है एक सिंपल टर्म्स में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आसान तरीके से ये क्या सर्किटरी जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है। Let's get back. पढ़ने वाले बच्चे हैं आजकल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास करंट का पूरा रूट जो है वो बना हुआ है। इमेजिन करो कि करंट की वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है, किसी भी वजह से सर्किट में कोई खराबी आई या कोई प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से करंट की जो वैल्यू है उसमें एक सडन इंक्रीमेंट आ गया। जब करंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आता है तो आपका जो आयरन कोर है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। जब करंट इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो इस आयरन बार को ऊपर लिफ्ट कर लेगा। सही, ये आयरन बार यहाँ पे रोटेट हुआ और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस आयरन बार को लिफ्ट कर लिया। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस आयरन बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, ये स्प्रिंग एक्शन में आ जाएगा और ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस कॉपर बार को पीछे की तरफ पुल कर देगा। आयरन बार ऊपर की तरफ चला गया, ये यहाँ पे रोका हुआ था इस स्प्रिंग की यानी इस कॉपर बार को पीछे जाने से ना, लेकिन जैसे ही आयरन बार ऊपर लिफ्ट हुआ, स्प्रिंग ने इस कॉपर बार को पीछे पुल कर लिया, जिसके नतीजे में ये जो कांटेक्ट है ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि सिचुएशन फिर कुछ ऐसी हो जाएगी ना, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये कांटेक्ट पीछे चला जाएगा। सही, द कांटेक्ट कॉपर बार इज गोइंग टू मूव बैक एंड द कॉन्टेक्ट्स आर गोइंग टू ब्रेक। जैसे कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा सर्किट के अंदर फ्लो खत्म, क्योंकि करंट यहाँ से आ तो सकता था लेकिन ये कॉपर बार अवेलेबल नहीं थी जिसके थ्रू वो करंट जा सके आपके सर्किटरी के। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा करंट का फ्लो रुक जाएगा, हमारे पूरे घर की जिस भी पोर्शन से वो सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है वहां की लाइट चली जाए। वो इसलिए हुआ क्योंकि करंट ज्यादा होने की वजह से मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और उसने उस कॉपर बार को कॉपर बार बोलो सॉरी आयरन बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया। जब तक करंट ज्यादा नहीं था, करंट की वैल्यू मुनासिब थी, कम थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि वो इस आयरन बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सके। तो इसलिए आयरन बार अपनी पोजीशन में मौजूद थी, लेकिन जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ा, स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, आयरन बार ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया और आपके पास सर्किट जो है वो ब्रेक हो चुका। तो इस तरह से सर्किट ब्रेकर्स जो है आपके पास इसमें यानी मैकेनिज्म्स के अंदर वर्क कर रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल यहाँ पे हो। सर्किट ब्रेकर समझने में अगर कहीं किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, मैं उसको समझा दूंगा।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे काफी अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो डीसी मोटर का टॉपिक। ये डीसी मोटर की फाउंडेशन है, मतलब बेसिस, यहाँ ग्राउंड स्टैब्लिश किया जाएगा कि डीसी मोटर काम कैसे करती है। तो इसको तसल्ली से समझना। इसमें अगर कभी भी कहीं पे भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल चैट बॉक्स के अंदर आप मेंशन करके सवाल को पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ताकि अगर आज ही डीसी मोटर शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डीसी मोटर हम शुरू करते हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना। चले, अब आज हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये चीज, ये सामने कैसा है, किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है, इसको जरा थोड़ा सा मुगौर कर। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। सही, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। आई नो वन थिंग, कि जब एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो एक सिंपल वायर नहीं रहता, उस वायर के अराउंड बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड उस वायर को एज अ मैग्नेट बिहेव करवा रही हो। तो जहन में चीजों साइंटिस्ट के ये क्लिक किया कि उन्होंने बोला कि भाई जब एक वायर करंट की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है, और हम ये बात जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स आमने सामने आते हैं तो या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्जन होती है। तो ये हम पीछे से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर आप दो मैग्नेट्स को आमने सामने रख दें तो अगर लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्जन होगी, अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन। So they were clear about that if two magnetic fields are like facing one another, they will exert a force on the magnets. उन्होंने बोला कि भाई if the current carrying conductor is also behaving as a magnet, let's perform an experiment and try to place this current carrying conductor in some other magnetic field. इस current carrying conductor को किसी magnetic field में रख के देख, क्योंकि उन्हें पता था कि current carrying conductor अपने अराउंड एक magnetic field बनाया हुआ। So they took a permanent magnet over here. See, this is a permanent magnet जिसके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई नजर आ रही है। नॉर्थ से साउथ की आपको सारी मैग्नेटिक फील्ड्स दिख रही है, फील्ड लाइंस मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लेट्स ऐड दीज टू टुगेदर। सी, लेट अस ऐड दीज टू टुगेदर। हम इन दोनों को ऐड अप करने की कोशिश करते हैं, एक साथ प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन दे प्लेस दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमने ये देखा कि भाई फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाई भी है। क्रॉस है तो उसका मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, हम अंदर की साइड पे प्लेस करेंगे। फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो हमें एहसास होगा कि अच्छा भाई करंट मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने। तो वो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बना के भी दिखाई। तो जब हमने यहाँ पे इस चीज को प्लेस किया और इन दोनों को ज्वाइन किया तो जो हमारा रिजल्ट बना वो कुछ ऐसा। दिस वाज द रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स कंबाइन हो गई, इंटरैक्ट करना शुरू हो गई। ठीक है ना, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स ने आपस में इंटरैक्शन की और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और इसकी वजह से इस पे फोर्स लगी। कैसे फोर्स लगी इस बात को समझते हैं। मैं यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँ कि भाई ये फोर्स आई किस तरह से। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए इस पोर्शन को देखिए, ये जो ब्लू पोर्शन है हमारे पास, इस ब्लू पोर्शन में, येलो पोर्शन में सिचुएशन ये है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एक ही तरफ, दे आर लाइक फील्ड्स। आपके जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है।
आपके करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही हैं, और जो वायर वायर बोल रहा हूँ, जो प्रोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी फील्ड लाइंस भी इधर जा रही हैं। तो ये लाइक फील्ड लाइंस है। लाइक फील्ड लाइंस हमेशा रिपेल करती हैं। देखो नॉर्थ और नॉर्थ की फील्ड लाइन रिपेल करेगी, साउथ और साउथ की फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो यहाँ पे एट द टॉप like field lines are present, hence they repel one another. वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल को रिपेल कर रही हैं, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की फील्ड लाइंस को रिपेल कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। मैं हरगिज यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा कि सिर्फ फोर्स जो है वो वायर पे लग रही होती है। सही, फील्ड लाइंस जब दोनों की इंटरेक्ट कर रही हैं तो फोर्स भी दोनों के ऊपर ही आती है। लेकिन अभी मैं फोकस किया हुआ हूँ सिर्फ वायर के ऊपर, मैग्नेट के ऊपर मैं अभी इसके बाद जाऊँ। तो भाई हमने ये चीज देख लिया कि टॉप पोर्शन के ऊपर हमारे पास फील्ड लाइंस मौजूद हैं और लाइक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रिपल्जन जो है वो फील हो रही। तो लाजमी बात है रिपल्जन की वजह से आप समझते हैं जो फोर्स लग रही होगी वो डाउनवर्ड लग रही होगी। रिपल्जन हो रही है, उस वायर पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। और अब इसी तरह हम आ जाते हैं जरा नीचे के पोर्शन। इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन में जो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इस तरफ जा रही हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने का काम करे, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ भाई, एट द बॉटम यू हैव ऑपोजिट फील्ड लाइंस। वी हैव अनलाइक फील्ड लाइंस। और आपको पता है अनलाइक फील्ड लाइंस हमेशा ट्रैक करती है, नॉर्थ की फील्ड साउथ फील्ड को अट्रैक्ट कर रही होती है। सही, जब भी तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एट द बॉटम अनलाइक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट, हेंस they attract one another. वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करने का काम कर रहे हैं भाई यहाँ पे। तो अगर हम बॉटम पे देखें तो बॉटम पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। उस वायर में जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस है वो वायर की फील्ड लाइंस को अपनी तरफ पुल कर रही है, ट्रैक कर रही है। तो दोनों नजरिए से देखो, ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो, दोनों तरफ फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उस पर फोर्स नीचे लगना शुरू हुआ। आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन उस कंडक्टर को नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रही है। दे आर ट्राइंग टू मूव द कंडक्टर डाउन। अब इन दोनों बातों का जो जुज निकला, जो कंक्लूजन निकला, वो ये निकला, as both the regions that is at top and at bottom exert the force in the same direction. See, they exert the force in the same direction, which is downwards. On the conductor. The conductor moves out of the field in the downward direction.
क्योंकि टॉप रीजन और बॉटम रीजन दोनों उस कंडक्टर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं इस वक्त, तो नतीजा ये होता है कि आपको जो कंडक्टर है वो डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से नीचे मूव कर जाता है। द फोर्स ऑन द वायर इज एक्चुअली एक्टिंग डाउन। और ये तमाम बातें जो हमारे सामने आई, ये किस चीज पे सामने आई? ये सिर्फ इस बेसिस पे सामने आई कि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। The magnetic field of conductor and the magnetic field of the permanent magnet, they both interacted with one another, and this produced a force on that current carrying conductor, which was in this case it was downward. हर दफा डाउनवर्ड नहीं होगा, अभी हम बात करेंगे आगे। इस केस में ये फोर्स नीचे की तरफ, तो आपका जो कंडक्टर है उस पर फोर्स लगी और वो कंडक्टर नीचे चला। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in the magnetic field, both conductor and the magnet, ये मैं परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूं, experience a force which is equal in magnitude and opposite in direction. ये बात मैं समझाता हूं कि मैंने क्या लिखी है। ये बात मैंने ये कही है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये दो पोल्स थे मैग्नेट के, this was the north pole, this was the south pole over here, ठीक है, और बीच में जो है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था, और हम ये कह रहे हैं कि भाई इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे नीचे फोर्स लग रही है, सही, मैग्नेट्स की वजह से, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इंटरेक्शन की वजह से अगर मैं ये कहता हूँ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे नीचे फोर्स लग रही है, दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर, तो ये मैग्नेट्स भी मेरे बच्चे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये फोर्स किसी एक पे ही है, ये फोर्स जो जो इंटरेक्टिंग बॉडीज है उन सब पे है। आपके इन मैग्नेट्स के ऊपर भी जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है, सही, दे विल हैव अ फोर्स ऑन, देयर विल बी अ फोर्स ऑन मैग्नेट्स एज वेल, सही, ये दोनों जगह पे फोर्सेस लग रही हैं। अगर कंडक्टर पे नीचे लग रही है तो मैग्नेट्स में ऊपर फोर्स लग रही है, और अगर मैग्नेट्स में नीचे लगती तो फिर कंडक्टर पे ऊपर फोर्स लग रही है। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं, द फोर्स ऑन द मैग्नेट एंड द फोर्स ऑफ कंडक्टर, दे आर बोथ रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। These forces, if I say F1, this is F2, are related to Newton's third law. एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात है। बात समझ में आई यहाँ तक? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैं पीछे वाली डायग्राम भी दोबारा दिखा देता हूँ। तो पढ़ लो, रीड कर लो, एक दफा इसको रीड कर लो अच्छे से,
ताकि यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाए। बात क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चले सही। अगर किसी को कोई मसला नहीं है, बात समझ में आ गई है ये वाली, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बात और जो इसमें बड़ी अहम है, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टरों को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज जिसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वो ये है कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड और ये कंडक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होने चाहिए, और जो फोर्स लगती है ना वो इन दोनों से 90 डिग्री पे रखती है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री है, जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट कंडक्टर is actually at an angle of 90 degrees with both the current and the magnetic field. तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में बना के भी दिखाया हुआ है कि आपके पास कंडक्टर के अंदर किस तरह से करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप इस चीज को बड़े गौर से भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ फ्लो कर रही हैं। सही है, और जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। वो मैं बात करूंगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे जज की जाती है, उसका तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज कहने की जरूरत। और दूसरी बात जो यहाँ पे कहने की बहुत ज्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि अगर आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे ना हो तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब अगर मैं ये कहूं तो ए वाली जो पोजीशन है, वी हैव मैक्सिमम फोर्स ऑन द कंडक्टर। सही है, व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या इसको जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उस वक्त आपके पास सबसे ज्यादा आपको फोर्स एक्सपीरियंस होते हुए मिल रही है। और बी में देयर विल बी नो फोर्स एट ऑल, बी में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी क्योंकि आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो जाता है। अच्छा, अगर आप पूछे सर इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है कि भाई जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो उस पर फोर्स लगना खत्म हो जाती है? देखो मसला ये होता है कि जब आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाती जिस तरीके से यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इस तरह इंटरैक्ट करने के लिए जरूरी ये है कि आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब वायर जो है, जैसे अगर मैं अभी देखूं तो वायर मेरा पेज के अंदर जा रहा हूं और साइड लेफ्ट और राइट पे मैंने मैग्नेट रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, करंट अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से भी हैं। लेकिन अगर मैं इस वायर को रोटेट कर दूं कि मैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही हूँ उसी डायरेक्शन में मैंने वायर भी प्लेस कर, उसमें फिर आपके पास फोर्स नहीं लग रही हो। उस केस में आपके पास कोई फोर्स नहीं लगती।
तो जो बी वाली पोजीशन है कि अगर मैं वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दूं तो उस केस में देयर विल बी नो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। आप कुछ भी कर लें, करंट की वैल्यू बढ़ा लें, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा लें, सही है, लेकिन आपके वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगी। तो नो फोर्स ऑन कंडक्टर if it is placed parallel to the magnetic field, see there will be no force over there। तो ये दो बातें हैं जो थोड़ी सी आपको अपने जहन में रखनी है। हो सकता है एग्जामिनर कभी पूछ ले आपसे कि भाई बताइए ये वाला वायर रखा हुआ है ऐसे, क्या आपके पास फोर्स आ रही होगी? तो आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल जनाब, जीरो फोर्स। और जब ए वाली पोजीशन दिखाए वो आपसे पूछ ले भाई क्या फोर्स आ रही होगी, आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल जनाब फोर्स आ रही होगी, कोई शक नहीं है, यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द वायर। इस चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है वर्किंग के दौरान। इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, मतलब जैसे अगर आपको बोला जाए फोर्स की वैल्यू निकाल, वो फोर्स की वैल्यू निकालने वाला काम आपके A2 में आता है। A2 में हम यही चैप्टर दोबारा पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और जब हम A2 में पढ़ाते हैं तो फिर और ज्यादा मजा आता है क्योंकि अब बच्चा कैलकुलेट करता है कि ये फोर्स लगेगी कितनी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखता है, वो करंट की वैल्यू रखता है, इवन इवन वो एंगल तक प्लेस करता है, और उसके बाद हम डिटरमिन कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई इस वक्त इतने न्यूटन की फोर्स आ रही होगी बाहर। A2 के अंदर इसको पढ़ाने में और ज्यादा मजा आ रहा था, बच्चों को भी समझने में मजा आता है। अच्छा हाँ, ओ लेवल्स के अंदर तो मैंने सिर्फ ये पढ़ा था कि फोर्स लगती है और पढ़ा था कि फोर्स नहीं लग रही होती। अब तो मैं ये निकाल रहा हूँ कि किस एंगल पे, कितने करंट पे, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पे कितनी फोर्स आ रही है। एक एक चीज आप पता कर लेते हो A2 के अंदर। इट्स क्वाइट फन ओवर दैट। हाँ, फॉर सम ऑफ स्टूडेंट्स इट्स नॉट। कुछ बच्चों के लिए नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए बड़ा अजाब बन जाता है क्योंकि फॉर्मूले वगैरह जहन में रखने पड़ते हैं उनको। लेकिन जो थोड़ा शौक से पढ़ने वाली आवाम होती है उसको बिल्कुल मजा आता है, उसको पता चलता है ओ लेवल्स में जितना पढ़ा था हमने उसकी एप्लीकेशंस आज हमारे सामने मौजूद है। अच्छा भाई, अब आते हैं फिल्मिंग्स के हैंड रूल्स पे। हमारे फिल्मिंग साहब के दो हैंड रूल हैं, फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फिल्मिंग का राइट हैंड रूल। दोनों रूल्स की अपनी अपनी अहमियत है, कोई रूल कहीं इस्तेमाल होता है, कोई रूल कहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों रूल्स में एक चीज कॉमन है, और वो है कि ये आपके फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को आपस में 90 डिग्रीज पे रिलेट करता है। ये डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए बना है कि आप फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शंस को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें, एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें। फ्लेमिंग का रूल इस काम में आपको हेल्प करता है। तो हमारे पास एक एक्सिस पे फोर्स होता है, एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, और एक एक्सिस पे करंट आता है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज होती है जिनको हम रिलेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी ऊपर भी कि तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है। जो फोर्स है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड से 90 होती है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वन अनदर। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों क्वांटिटीज को मैंने एक्स, वाई और जेड एक्सिस के तौर पे ऐसा है कि शो कर दी। भाई एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे फोर्स है, तो समझने के लिए। लेकिन चीजें तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रिलेट हो रही है। अब इन दो हैंड रूल्स के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर। ये है हमारे दो हैंड रूल्स। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स को आपस में लिंक किया हुआ है। किस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। हमारी फिंगर्स एक दूसरे के साथ कैसे डिजाइन हुई हुई, हमारी फिंगर्स किस तरह से बनी हुई है कि भाई हमने जैसे मिसाल के तौर पे गन बनाई हुई, सही है, हमने गन बनाई हुई है और
तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं इस वक्त। मतलब ये थंब फर्स्ट फिंगर से 90 डिग्री पे है और मैग्नेटिक फील्ड यानी सेकंड फिंगर और फर्स्ट फिंगर भी एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर, बोथ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद वन अनदर। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है ये मालूम करने के लिए कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते, या मैं आपको फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड बता दूं तो आप करंट की डायरेक्शन पता कर सकते। इन दो चीज़ों को पता करने के लिए ज़्यादातर आपके हैंड रूल्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बताता है, और आपकी थंब फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर क्या क्या चीज़ें बताती हैं ये देखते हैं। पहले हम तफसील से बात करेंगे लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर और उसके बाद फिर हम जाएंगे राइट हैंड रूल। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल में बात करते हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को देखा जाए तो सबसे पहले जो थंब है, थंब आपको फोर्स बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और सेकंड फिंगर आपको करंट बताता है। मैं इनको सिंबलाइज भी कर देता हूं जरा। फोर्स का सिंबल एफ है, मैग्नेटिक फील्ड आप ए लेवल्स में जाके पढ़ोगे बेटा उसका सिंबल बी हो। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रखने में आसानी हो जाएगी। और करंट का सिंबल आपके पास आई हो। तो एफ बी आई, आप एफ बी आई से अपने जहन में इनके अरेंजमेंट रख सकते हैं। भाई थोड़ा सा क्रिंजी है लेकिन इट वुड हेल्प यू रिमेंबर। यू मेक योर हैंड लाइक अ गन, सही है, और एफ बी आई बन जाओ, गन वाला मामला बनाओ और एफ बी आई वाले बंदे बन जाओ। ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट एफ बी आई। तो ये चीज आपको याद रखने में हेल्प देगी कि कौन सी क्वांटिटी क्या चीज बताती है। एफ बी आई लाइन से है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, थंब फर्स्ट फिंगर सेकंड। तो ये मेमोरी में बिठाने के लिए थोड़ा सा काम आ जाता है आप। अच्छा, एफ बी आई के बाद जैसे मैंने बताया था, इट कैन बी मेमोराइज्ड एज एफ बी आई इन द ऑर्डर ऑफ थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर। मतलब एफ थंब, बी फर्स्ट फिंगर, आई सेकंड फिंगर। सही है, तो आप उससे अपने इस जहन में इसको रख सकते हो, याद रखना आसान हो। अच्छा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीजें पता होती हैं और क्या चीजें एग्जामिनर पता करवा रहा होता है, ये देख। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जनरली उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता हो। फील्ड लिखना भूल गया, सॉरी। आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता हो और आपको फोर्स जो है वो निकालनी है कि आपके उस कंडक्टर के ऊपर, वो करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जो वायर प्लेस है उसमें फोर्स कहाँ लग रही है, वो आपको मालूम करना हो तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज। आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता हो और फोर्स ऑन कंडक्टर आपको मालूम करनी हो तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हो। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये, इसकी एप्लीकेशंस में डीसी मोटर आता है और फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक एप्लीकेशन ये है। तो केसेस ऑफ एप्लीकेशन में इन दो जगहों पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे होंगे और जब हम एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स चेक करेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन फेंक दिया, कहाँ फोर्स लगेगी भाई उसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन फेंक दिया तो उस पर कहाँ फोर्स लगेगी। उन केसेस में हम
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे पता लगाने के लिए कि वेयर वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बात समझ आई? अभी मैं एप्लीकेशन अभी करवा के दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बात क्लियर हुई है या इसमें कोई मसला है तो पूछ लो। ठीक है, लाइबा, आनिया, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैनब, हसन साहब, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे थे चीजों को डिटरमिन करने के लिए। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे इन क्वांटिटीज को रिलेट करने। इसमें भी थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर आपको कुछ चीजें बताएंगी। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई फर्स्ट फिंगर से क्या पता चलता है, सेकंड फिंगर से क्या पता चलता है, थंब से क्या। अच्छा, थंब जो है वो बताता है आपको अप्लाइड फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे कहां फोर्स अप्लाई की गई। फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे और सेकंड फिंगर आपको करंट बताएगा। और ये करंट वो होता है जो इंड्यूस हुआ हुआ होता है। इंड्यूस का मतलब बनता है, आपके कंडक्टर में बनाया जाता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ही बताता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें कि अब जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स हो जाती है। होती फोर्स ही है लेकिन अप्लाइड फोर्स हो जाती है। पहले आपके पास फोर्स उस पर खुद आ रही थी, आप अप्लाई नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ करंट पास करते थे और फोर्स खुद ब खुद आ जाती। अब आप फोर्स अप्लाई करोगे उस कंडक्टर के ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो फोर्स होती है वो अप्लाइड फोर्स होती है। मैंने कंडक्टर को खुद मूव किया और उसमें मैं कंडक्टर को मूव करके करंट बना रहा हूं। इसको भी मेमोराइज करने का यही तरीका है। आप एफबीआई के थ्रू उसको याद रख सकते हैं, जैसे आपने पहले याद रखा था। इसको भी एफबीआई के थ्रू याद रखा जा सकता है। ये भी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ही है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें क्या बातें आपको पता होती हैं? इसमें आपको यह पता होता है कि फोर्स कहां अप्लाई हुई, और इसमें आपको यह पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का है। ये दो बातें आपको पता हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि भाई इंड्यूस्ड करंट बताइए कि करंट की डायरेक्शन क्या है। जो करंट बना वो कहां फ्लो कर रहा है, तो उस केस के लिए आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करें। क्या क्या मामला है, आपको फोर्स बता दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड बता दी गई है कि आप यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपने खुद अप्लाई की है इस तरफ फोर्स, और करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर फ्लो कर रही थी। ये चीजें अगर पता हो और करंट की डायरेक्शन मांगी जा रही हो, हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है भाई? इसकी एप्लीकेशन आपके पास होती है एसी जनरेटर्स के अंदर। इसकी एप्लीकेशन आपके पास एसी जनरेटर्स के अंदर होती है। कभी कभार डायनामोस वगैरह के अंदर भी बात कर ली जाती है, लेकिन डायनामो का सवाल एग्जामिनर आपको एज सच देता नहीं है। तो जो मेजर कंटेंट है आपका वो एसी जनरेटर हो। आप इस रूल को यूज करते हैं एसी जनरेटर। जब हम एसी जनरेटर आपको पढ़ाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। लेकिन पहले मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर आपकी थोड़ी कमांड हासिल करता हूँ, तो इसके ऊपर जरा वर्किंग करते हैं। मैंने कुछ केसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं और हम यहाँ पे खुद डिटरमिन करेंगे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है। पहला वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हमने खुद करना है। पहले वाले पार्ट में मैंने करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को रिलेट करके दिखाया है। तो
आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने लेफ्ट हैंड्स को फ्री कर लीजिए, ठीक है। मोबाइल वगैरह अगर ग्रिप किए हुए हैं तो उसको आप कहीं रख दीजिए, सामने रख दीजिए या नीचे रख दीजिए, और अपने लेफ्ट हैंड को आप फ्री कर लीजिए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मुझे पता है कहाँ फ्लो कर। तो अपने फिंगर्स को वैसे ही अरेंज कीजिए जैसे कि डायग्राम में गिवन था। ये डायग्राम देख लो, अपनी फिंगर्स को ऐसे अरेंज कर लो कि बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा हो यहाँ, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन हो रही होनी चाहिए। बना लिया, फिंगर्स इस तरह से अरेंज कर लिए, थोड़ा सा इसमें हाथ घुमाना पड़ता है तो परेशान नहीं होना। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, क्रॉस बना हुआ है करंट की जगह पे। क्रॉस का मतलब करंट जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक, करंट जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करंट करंट के अंदर जा रहा है, वो करंट जो है पेपर के अंदर जा रहा है। तो मैं अपनी फर्स्ट फिंगर को जो करंट शो कर रहा है, वो फर्स्ट फिंगर बोलो, सेकंड फिंगर को मैं पेपर के अंदर पॉइंट कर दूं, या मोबाइल फोन है आप लोगों के पास, लाजिम बात है मोबाइल फोन के अंदर पॉइंट कर दूं। सेकंड फिंगर को मोबाइल फोन की तरफ पॉइंट कर, फर्स्ट फिंगर की बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड फिंगर की बात कर, तो मोबाइल फोन के अंदर उसको पॉइंट आउट कर। जब आप मोबाइल फोन के अंदर पॉइंट आउट करोगे तो सेकंड फिंगर को वहीं रखना, और अब बात होती है फर्स्ट फिंगर के ऊपर। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, मतलब राइट साइड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं अपनी फर्स्ट फिंगर को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट कर दूंगा, और अगर अभी आप देखो तो आपकी शायद फर्स्ट फिंगर राइट साइड की तरफ ही डायरेक्ट हुई है, आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो राइट साइड की तरफ डायरेक्ट हुई होगी। अगर राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं हुई होगी तो अपनी कलाई को आप घुमाइएगा, सही है, आप अपनी कलाई घुमा सकते हैं। अगर आपकी फिंगर नहीं आ रही, राइट हैंड पे नहीं मिलती हो, तो यू कैन अलाइन योर फिंगर, योर फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स राइट, pointing towards right. Your second finger should be pointing inwards towards your computer screen or your laptop screen or your tablet or your mobile phone. उसकी तरफ पॉइंट करनी चाहिए सेकंड फिंगर, और फर्स्ट फिंगर जो है वो नॉर्थ से साउथ उसी एरो की तरफ पॉइंट होनी चाहिए जिस एरो को हमने यहाँ पे बनाया। तो आप ये देखोगे कि जो थंब है आपका वो नीचे की तरफ पॉइंट कर, the thumb is pointing downwards, your second finger is pointing inwards, your first finger is pointing to the right. तो ये तो आपका जो thumb है that thumb is pointing downwards, आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ वो पॉइंट कर रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी कह सकते हो, तो ये, या अगर मोबाइल फोन को आपने बेड पे या टेबल पे रखा हुआ है तो वो थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हो, और वो जो डायरेक्शन होगी थंब की वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे फोर्स शो की हुई है, जिस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे फोर्स शो की हुई है वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है। ऐसा अरेंज हुआ है आपका हाथ या नहीं, पहले तो ये बताइए। सबसे मुश्किल काम मेरे लिए इस वक्त यही पढ़ाना है। वे क्लासरूम में तो हो जाता है, लेकिन इस वक्त ऑनलाइन में ये चीज समझाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ये कुछ अरेंज हो सका ऐसा हाथ, या आगे पीछे उल्टा सीधा घुमा हुआ है हाथ? मुश्किल से हो गया, चलो ठीक है, ये तो अच्छी चीज है। हाँ भाई, और किसी को अगर मसला मसाइल दरपेश हुआ हो तो वो पूछ लें। आगे पीछे, अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, गिव मी अ मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ गुड वीडियो आउट ऑफ इट, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। गिव मी अ सेकंड।
एक मिनट रुकिएगा, लेट मी फाइंड सम गुड स्टफ। ठीक है, let's do one thing. I am sharing a link of this video on your WhatsApp group. So yeah, it's around 2.5 minute video, ताकि आप उसको देख सकें और उसको थोड़ा सा समझ सकें। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है वीडियो, तो लग रहा है कि ये अरेंज होके आपको शायद समझ में आ जाए। वरना फिर ये है कि मैं खुद भी बना के एक वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा अगर इससे आपको ना समझ में आए। क्योंकि ये वर्चुअली समझना बगैर देखे एक बड़ा ही मुश्किल काम, बहुत ही टेढ़ा काम। I've shared the link on your WhatsApp group. सही है, तो उसको देखिए। फिर ये है कि हम उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन जो है वो के बाद देख लेंगे। अच्छा, उसने एक डायग्राम में ना अपना हाथ बहुत ज़्यादा घुमाया होगा, तो इतना ज़्यादा हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, आप पेपर भी घुमा सकते हो। वो शियार चंद जो है ना, वो अपना हाथ उन्होंने पूरा उल्टा सीधा रोटेट कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं है इतना हाथ घुमाने की। आप पेपर घुमा सकते हैं और उसके बाद अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। और मैं आज जो है वो एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज भी दूंगा, तो यू से कॉपीज।
हमें देखा, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? चलो ठीक है, दैट इज गुड। तो फिर एक काम करते हैं, आज का फिर ये लेसन यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस पे अप्लाई करके देखना, डायरेक्शंस डिटरमिन करके देखना, और फिर जब डायरेक्शन आप इस्टेब्लिश कर लो तो मुझे उसका स्नैप भेज देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही डायरेक्शंस डिटरमिन की है या नहीं। ठीक, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा कि आपकी डायरेक्शंस करेक्टली डिटरमिन हुई भी हैं या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई।